नीत्शे को समझना आसान नहीं है, नहीं समझाना आसान है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि वो अपनी बातें साधारण शब्दों में नहीं कहते थे, बल्कि सूक्तियों में कहते थे। जिस स्टाइल में वो लिखते थे उसे पश्चिम में अफोरिज्म यानी सूक्ति कहा जाता है। नीत्शे के अलावा काफ्का ने भी अफोरिज्म लिखे हैं, पॉल वैलेरी ने भी लिखे और जॉन बॉद्रिला ने भी। ग्रीक फिलॉसफी में 2500 साल से, खासकर हिपोक्रेटस के समय से ही अफोरिज्म के स्टाइल में किताबें लिखी जाती रही हैं। अफोरिज्म यानी एक या दो गूढ़ लाइनों में अपनी पूरी बात कह देना। उस बात के कई मतलब निकल सकते हैं। ये पढ़ने वाले और सुनने वाले पे निर्भर करता है कि वो कौन सा अर्थ निकालना चाहता है। इसीलिए नीत्शे की एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरह से भी समझ सकते हैं, यानी उनकी बातों में एम्बिग्विटी होती थी। इसीलिए कुछ लोग नीत्शे को कवि मानते हैं। हिटलर कहता था नीत्शे दार्शनिक कम और कलाकार ज़्यादा हैं। ओशो कहते थे नीत्शे जितना दार्शनिक हैं उतना ही कवि भी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि नीत्शे कवियों के दार्शनिक थे, द फिलोसोफर ऑफ द पोएट्स। आज मैं आपके साथ उनकी कुछ ऐसी ही लाइनें शेयर करूंगा जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि ये तो कविता है, कविता में छिपी हुई फिलॉसफी है। फिर उन लाइनों के अर्थ पे भी बात करेंगे, क्योंकि नीत्शे जितना अपने शब्दों में रहते हैं उतना ही अपने अर्थ में भी रहते हैं। नीत्शे कहते थे मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक डायनामाइट हूँ। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक एके होमो में कही थी। उबरमेंश यानी सुपरमैन का कॉन्सेप्ट देने वाले नीत्शे जब ये बोलें कि वो इंसान नहीं हैं, यानी उन्हें पहले से पता था कि वो ऑर्डिनरी नहीं हैं, वह सुपरमैन की तरह लीक से हट कर हैं और कई सारी मान्यताओं को एक दिन ध्वस्त कर देंगे। दूसरा शब्द है डायनामाइट। नीत्शे को ये भी पता था कि उनके विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो फिलॉसफी की दुनिया में बम की तरह फटेंगे और अपने से पहले के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को चुनौती देंगे। उन्हें यह भी पता था कि प्रोवोकेटिव नेचर की होने के बाद भी उनकी फिलॉसफी लंबे समय तक लोगों की चर्चा के केंद्र में रहेगी। और देखिए, उनकी मृत्यु के 30 साल के भीतर ही उनके विचारों ने यूरोप की दुनिया में बम जैसा विस्फोट कर दिया था। उन्हीं विचारों में से कुछ खास लाइनों को आज सुनते हैं। ऐसा कोई फिलॉसफर नहीं होगा जिसने सत्य के बारे में बात न की हो। सत्य क्या है? नीत्शे कहते थे सत्य एक असंभव चीज़ है। कुछ भी सत्य नहीं होता। जो कुछ होता है वो या तो दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या फिर व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन होता है। उनका मानना था कि सत्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तलाश की जाए या फिर जिसे पाया जाए। सत्य को बनाना पड़ता है, सत्य को निर्मित करना पड़ता है। सत्य क्या है? एक ऐसा झूठ है जिस पे सब सहमत हो जाएं। ये नीत्शे का बड़ा प्रसिद्ध कोट है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि अगर कुएं में कूदोगे तो तुम्हें बुखार आ जाएगा, या दिन में कहानी सुनोगे तो मामा रास्ता भूल जाएंगे। ये सब मासूम मान्यताएं थीं जिन्हें एक जन समूह किसी अच्छे कारणवश सत्य मान लेता था। सो ये सारी बातें सत्य बन जाती थीं। एक गुनहगार को 10 लोग बेगुनाह मान लें, बेगुनाह हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि लोग जो मानते हों वो सच हो, लेकिन अगर ज़्यादा लोग उसे मान लेंगे तो वो सत्य बनने लग जाएगा। देखिए, नीत्शे ने कहा था सत्य को बनाना पड़ता है, मानना पड़ता है कि वो सत्य है, तभी वो सत्य बन पाता है।
सत्य वो भ्रम होता है जिसे हम भ्रम मानना भूल चुके होते हैं। कल्पना कीजिए, एक आदमी जादू का खेल दिखा रहा है, वो हाथ की सफाई दिखा रहा है, हमें एक भ्रम में डाल रहा है। लेकिन एक समय के बाद हम उस भ्रम को सत्य मानने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो तो बस हमें भ्रम में डाल रहा था। हम दूसरों के ट्रिक्स को सत्य मानने लग जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले जाते हैं। राजनेता और व्यापारी तो इस काम में माहिर होते हैं। वे हमें भ्रम में डालते हैं और हम उसे सत्य मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि वो एक भ्रम था। तथ्य कुछ नहीं होता, सिर्फ व्याख्याएं होती हैं। नीत्शे कहते थे, कुछ भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता, कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ऐसे लिखा था, ऑन ट्रुथ एंड लाइज इन अ नॉन मॉरल सेंस। ये एक बेहद दिलचस्प निबंध है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सत्य को बनाकर हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर दिया जाता है। हर चीज़ अपनी व्याख्या पे टिकी होती है। किस समय कौन सी व्याख्या फिट हो जाएगी, ये सत्य पे नहीं टिका होता, बल्कि शक्ति के खेल पर टिका होता है। जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो व्यक्ति शक्तिशाली है, उसकी बनाई हुई व्याख्या सत्य मान ली जाएगी। सत्य क्या है, ये पावर डायनामिक्स के हिसाब से तय होता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार के उस दौर को याद कीजिए। एक ही चीज़ को अमेरिका और सोवियत यूनियन अलग अलग तर्कों से जस्टिफाई कर रहे थे। अमेरिका वियतनाम में घुस गया, उसने और भी कई हरकतें की, अपनी की हुई हर चीज़ को उसने जायज़ ठहराया और कहा कि हम जो कर रहे हैं वो कम्युनिज़्म को रोकने के लिए कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी पूर्वी यूरोप में ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा था, कई देशों में कई तरह के ऑपरेशंस चला रहा था। वो भी अपनी हर चीज़ को जायज़ ठहरा रहा था। उसका कहना था कि हम जो कुछ कर रहे हैं जालिम और शोषक पूंजीवादी व्यवस्था यानी कैपिटलिज्म को रोकने के लिए कर रहे हैं, इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। दोनों ही देश अपनी अपनी व्याख्याओं के प्रसार के लिए जी खोल कर खर्च कर रहे थे। मीडिया और प्रोपेगेंडा का भरपूर प्रयोग कर रहे थे। जिन लोगों पर अमेरिका का दबदबा था, जो अमेरिका की शक्ति से प्रभावित होते थे, वे अमेरिका की बातों को सत्य मान रहे थे, और जो लोग सोवियत यूनियन की शक्ति के प्रभाव में थे, वे उसकी बातों को सत्य मान रहे थे। खुद को सत्य मानना और दूसरे को झूठा मानना, सारी लड़ाई इसी बात की थी। कोल्ड वार समाप्त हुआ तो सारा का सारा नैरेटिव भर भरा के गिर गया। नई नई बातें सामने आने लगी। सबको मालूम पड़ गया कि दोनों ही सत्य नहीं थे, बल्कि अपने अपने झूठ को सत्य बनाकर पेश कर रहे थे। इसके लिए वे अपनी राजनीतिक ताकत, अपनी मिलिट्री की ताकत और अपनी विचारधारा की ताकत, ऐसी तमाम ताकतों का इस्तेमाल कर रहे थे। जो जितना ताकतवर था, उसका बनाया हुआ सत्य उतनी दूर तक प्रसारित हो सकता था। कोई पूछेगा टाइम क्या हुआ, आप कहेंगे 9 बज रहे। आप पूछेंगे क्या यह सत्य नहीं है कि 9 बज रहे? नहीं, ये आपका सत्य है, ये सबका सत्य नहीं है। किसी के लिए 7 बज रहे होंगे क्योंकि वो किसी और देश में है, किसी के लिए सुबह है, किसी के लिए शाम है। यानी आपका सत्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं, आपकी शक्ति का स्तर क्या है, आप किससे प्रभावित हो सकते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी पहचान क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसी तमाम बातें।
ऐसी तमाम बातें, इन फैक्टर्स की एक लंबी सूची हो सकती है और उनके हिसाब से सत्य की परिभाषा बदल सकती है। नीत्शे की इस बात ने, सत्य वाली बात ने 20वीं सदी में पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कई हुए, जैसे फूको, देरिदा, बौद्रिला, ल्योतार, ऐसे तमाम थिंकर्स की सोच को नीत्शे की इस बात ने बहुत गहरे तक प्रभावित किया। पोस्ट मॉडर्न विचारों में ट्रुथ का जो कॉन्सेप्ट विकसित हुआ, उस पर नीत्शे का बहुत बड़ा प्रभाव था। जैसे मिशेल फूको नीत्शे की इस बात को बहुत गहराई से मानते थे। कौन सी बात? कि शक्ति और ज्ञान, पावर एंड नॉलेज, इनके बीच बहुत गहरा रिश्ता होता है। जो समाज जितना ताकतवर है, उसके पास ज्ञान के उतने माध्यम होंगे। मिसलन अपर क्लास को देखिए, उसके पास पैसा है, ताकत है, वो दुनिया के अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाकर बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन नॉलेज प्राप्त कर सकता है। लेकिन कमज़ोर वर्ग को उन जगहों पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस बात को, इस समीकरण को आप जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे। जिसके पास जितनी ताकत है, वो उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास ज़्यादा ज्ञान आएगा, वो अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। खैर, नीत्शे का पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स पे जो प्रभाव है, उसकी चर्चा मैं तब करूँगा जब मैं पोस्ट मॉडर्निज्म पर लेक्चर दूंगा। आज तो हम बात नीत्शे और उनके आइडियाज़ पर कर रहे हैं। यहीं पर याद आया मुझे, एक और बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। ट्रुथ या सत्य को लेकर नीत्शे के ये जो आइडियाज़ हैं, ये या फिर ये जो तमाम आइडियाज़ हैं, ये पश्चिमी फ़िलॉसफ़ी के आइडियाज़ हैं। भारतीय फ़िलॉसफ़ी सत्य की अवधारणा को थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा अधिक गहराई के साथ देखती है, क्योंकि भारत में सत्य अकेला नहीं चलता, बल्कि सत्य के साथ साथ रित भी चलता है। लेकिन इस पे चर्चा तब करेंगे जब मैं भारतीय फ़िलॉसफ़ी पर लेक्चर दूंगा। आज तो नीत्शे पे बात करनी है। पिछला लेक्चर मैंने सुपरमैन पे ही दिया था। इस बारे में नीत्शे के कुछ कोट्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। मनुष्य को खुद से पार जाना होगा। मनुष्य एक रस्सी है जिसके एक सिरे पे जानवर बंधा है और दूसरे सिरे पे सुपरमैन, और इस रस्सी के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है। ये बात उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब 10 पोक ज़रथुस्त्रा में कही है। इस अफॉरिज्म यानी सूक्ति के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम, यानी मनुष्य को खुद से पार जाना होगा, मनुष्य को खुद को जीतना होगा। यह बात अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट है। मनुष्य जैसा अभी है, हमेशा से वैसा नहीं था। पहले वह कबीले में रहता था, उससे पहले जंगल में रहता था, उससे पहले गुफाओं में रहता था, आदिमानव था, उससे पहले बंदर था। इवॉल्व होकर वो आज मनुष्य बना है। और मनुष्य होना, इन सब बातों के बावजूद मनुष्य होना उसकी आखिरी मंजिल नहीं है। वो तो बस एक पड़ाव है। मंजिल क्या है? सुपरमैन। नीत्शे कहते हैं कि इंसान की मंजिल ये है कि एक दिन वो पूरी इंसानियत को पार करके सुपरमैन बन जाए। इस अफॉरिज्म का दूसरा हिस्सा इस बात को सपोर्ट करता है। मैन इज अ रोप टाइड बिटवीन एनिमल एंड सुपरमैन, अ रोप ओवर एन अबिस। यानी मनुष्य एक रस्सी है जिसके एक सिरे पे जानवर बंधा है और दूसरे सिरे पे सुपरमैन, और इस रस्सी के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है। आपने नट का खेल देखा होगा। 2 सिरों पर रस्सी बंधी हुई है और उस पे चल के जाना है। ज़रा सा इधर या उधर हुए कि गिरे। नीत्शे उसी खेल की मिसाल दे रहे हैं, बस ये रस्सी बड़ी है और गड्ढा तो बहुत बड़ा है। नीत्शे कहते हैं कि रस्सी के एक सिरे पे जानवर बंधा है,
यानी बहुत पहले एक ज़माने में आप जानवर थे। आपका व्यवहार भी जानवरों वाला था। दूसरे सिरे पे सुपरमैन बंधा है, यानी आपकी मंजिल, आपको वहाँ तक पहुँचना है। आपकी यात्रा होगी जानवर से सुपरमैन तक जाने की यात्रा, लेकिन आप खुद ही रस्सी हैं। आपको अपना बैलेंस खुद बनाना होगा। एनिमल स्पिरिट से एनलाइटेनमेंट तक जाना होगा, और ये बहुत ख़तरनाक यात्रा है, क्योंकि ज़रा सी चूक हुई और आप गिर जाएंगे। ये जो रस्सी है, यही आपका प्रेजेंट टेंस है, और इसी से आप टेंस्ड हैं, टेंशन में हैं। इसी को ओवरकम करना होगा। इसे आम ज़बान में ऐसे कहें कि आप लगातार एक सफ़र में हैं, खुद के बेहतर बनने के सफ़र में, और आपको वो सफ़र पूरा करना होगा। नीत्शे का नया कोट है, जो राक्षसों से लड़ता है उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, वरना वो खुद राक्षस बन जाएगा। और अगर तुम गड्ढे को देर तक देखोगे तो गड्ढा भी पलट के तुम्हें देखेगा। नीत्शे का ये अफोरिज्म मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी ये लाइन पढ़ता हूँ, मुझे बचपन में देखी हुई एक फिल्म याद आ जाती है। वो फिल्म थी नाना पाटेकर की सूत्रधार। उस फिल्म में गिरीश कर्नाड एक अत्याचारी ज़मींदार बने हुए हैं, और नाना पाटेकर एक शरीफ मजलूम नौजवान ज़मींदार से लड़ता है, हर तरह से लड़ता है, इलेक्शन भी लड़ता है और जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद वो पाता है कि अब वह खुद ज़मींदार जैसा अत्याचारी हो चुका है। जिसे वो राक्षस मान के लड़ रहा था, एक दिन वो उसी राक्षस की तरह बन जाता है। नीत्शे ने वार्निंग दी थी, राक्षस से लड़ते समय सावधान रहना। भले तुम जीतो, भले तुम हारो, राक्षस तुम्हें अपने जैसा बना लेगा, और अगर तुम राक्षस बन गए तो जीत के भी तुम हार जाओगे। यह हमारे समाज की बहुत ऑर्डिनरी सी कहानी है कि हत्यारे से लड़ते लड़ते हत्यारे बन गए, भ्रष्टाचारी से लड़ते लड़ते भ्रष्टाचारी बन गए, वगैरह वगैरह। एक अच्छे आदमी से लड़ते लड़ते तुम अच्छे आदमी बन सकते हो, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम अच्छे आदमी से लड़ोगे क्यों? लड़ाई तो राक्षस से करनी है ना। इस वाक्य का दूसरा हिस्सा है कि अगर तुम गड्ढे को देर तक देखोगे तो गड्ढा भी पलट के तुम्हें देखेगा। देखिए, अफोरिज्म में जो अंग्रेजी का शब्द है वह एबिस, यानी अंधकार से भरा हुआ बहुत गहरा गड्ढा, अंतहीन ब्लैक होल, या कहें कि एक तरह का नरक, गड्ढे जैसा नरक, या फिर एक नेगेटिव सिचुएशन। बहुत देर तक गड्ढे में झांकोगे तो संभावना है कि एक दिन तुम उस गड्ढे में गिर जाओगे। अगर तुम नेगेटिविटी के बारे में देर तक सोचोगे तो वह तुम पे कब्जा कर लेगी। अगर तुम डर के बारे में देर तक सोचोगे तो डर तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा और तुम्हें डरा देगा। नीत्शे कह रहे हैं कि बुरी चीज़ों के बुरेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही है हावी होना। आपको बचना होगा। अगर शब्दों को ज़रा सा पलट दिया जाए तो इसी अफोरिज्म को एक पॉजिटिव मीनिंग के साथ भी देखा जा सकता है। जैसे कि अगर तुम अच्छाई को देर तक देखोगे तो अच्छाई भी पलट कर तुम्हें देखेगी। अगर तुम लक्ष्य को देर तक देखोगे तो लक्ष्य भी तुम्हें देखेगा, तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। नीत्शे की तमाम बातों की तरह इस बात के भी दोनों पहलू हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से पहलू को अपने लिए कारगर पाते हैं। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग जिन्हें संगीत नहीं सुनाई पड़ रहा था, वे सोच रहे थे कि ये नाचने वाले लोग पागल हैं। ऐसा बहुत होता है। मेरे ही जीवन का एक छोटा सा किस्सा है, सुनाता हूँ। मेरे पिताजी बहुत सारी चीज़ों के जानकार थे। उन्हें 7-8 भाषाएं आती थीं, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी, सिंधी, ये तमाम भाषाएं। उपनिषदों
और अद्वैत वेदांत के बारे में उन्हें गहरी जानकारी थी, लेकिन उनको क्रिकेट ज़रा भी समझ में नहीं आता था। उन्हें क्रिकेट का एक भी नियम नहीं पता था और मैं क्रिकेट को लेकर एकदम पागल था। सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के लिए मेरी दीवानगी अलग ही लेवल पे थी। मैं दिन भर बैठ के मैच देखता था, फिर एक्सपर्ट्स की बातचीत भी सुनता था, फिर हाइलाइट्स भी देखता था, फिर अगले दिन के अखबारों में उस मैच की सारी खबरें भी पढ़ता था और एक हफ्ते बाद जब स्पोर्ट्स स्टार या क्रिकेट सम्राट मैगज़ीन आती तब उसमें फिर से वो सब पढ़ता था। मेरे पिताजी को कभी मेरा क्रिकेट प्रेम समझ में नहीं आया। हमेशा मुझे टोक देते थे, दिन भर देखते रहते हो, पागल हो क्या। बरसों बाद एक दिन मैंने नीटशे की किताब 10 पोक ज़रथुस्त्रा खोली और यही वाला पन्ना खोलकर यही वाला अफोरिज्म उन्हें पढ़ा दिया कि देखिए नीटशे क्या कहता है। ये लाइन पढ़ते ही मेरे पिताजी तुरंत समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो ठहाका मार के हंसने लगे। फिर हम लोग नीटशे की और चारवाक और उपनिषद और इन सब के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में बात करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी हम उस दृश्य को याद करते ज़ोर से हंसने लगते थे। मेरे पिताजी को क्रिकेट तब भी समझ में नहीं आया, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। बहुत साफ मतलब है कि अगर किसी को किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है लेकिन उसका रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं या उनके आनंद का कोई अर्थ नहीं है। असल बात तो यह है कि मैं खुद भी कई जगहों पर ऐसा अनर्थ करता होऊंगा, लेकिन अपना पर्सनल उदाहरण देकर यहाँ पर मैंने बस हल्के फुल्के अंदाज में ये नीटशे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश की और इसी बहाने अपने पिताजी को भी याद कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन इससे मैं जो बात करूँगा पूरी बात कर दूं कि नीटशे के इस बेहद गंभीर कोट के बारे में। नीटशे की ये बात इंडिविजुअलिटी का एक बड़ा उदाहरण है। जो नाच रहे हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और एक इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है। उनको नाचने में आनंद आ रहा है, यह उनकी इंडिविजुअलिटी है। जो लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करते हैं, जनता उन्हें पागल मानने लगती है, क्योंकि जनता को समझ में नहीं आता कि ये आखिर क्या बला है, ये आखिर क्यों किस कारण से इतना प्रसन्न हुआ जा रहा है कि नाचे जा रहा है, जबकि जनता को संगीत सुनाई ही नहीं दे रहा होता। यानी वो जो मूलभूत कारण है वो जनता को समझ में नहीं आ रहा होता। और नीटशे के इस अफोरिज्म की जो मुख्य बात है वो ये कि ये सुपरमैन का एक लक्षण है। जब आपको पता है कि आप लॉजिकली सही हैं लेकिन जनता आपको गलत मान रही, तब संभव है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हों जो भीड़ से अलग हो, जो भीड़ द्वारा मान्य सिद्धांतों को चुनौती दे रहा हो। मित्रों, नीटशे की ये सारी लाइनें उनकी फ़िलॉसफ़ी को समझने में हमारी मदद करती हैं। ऐसी हज़ारों लाइनें हैं, सब पे एक ही दिन पर बात करना संभव नहीं, लेकिन हाँ, अगर नीटशे की कोई लाइन ऐसी है आप चाहते हैं जिसकी मैं व्याख्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में उस लाइन को लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी लाइनों पर कुछ बातें करते हुए एक नया एपिसोड बना सकूं। बहरहाल नीटशे पर लेक्चर्स की ये सीरीज़ जारी रहेगी। आप मुझसे जुड़े रहें। व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्ते।